लास्ट क्लास में हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट, हमने लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज के ऊपर एक डिस्टिंक्शन लिखा था, एक अंतर लिखा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट्स व्हाट इज सर्टिफाइड कॉपी. सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे. और सर्टिफाइड कॉपी का क्या महत्व होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे. प्रमाणित प्रति क्या होती है और प्रमाणित प्रति का क्या महत्व होता है. व्हाट इज द सर्टिफाइड कॉपी, व्हाट डू यू मीन बाय सर्टिफाइड कॉपी, हम इसके बारे में बात करेंगे. एंड व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, वी विल डिस्कस अराउंड दैट थिंग. और हम आगे देखते हैं. प्लीज एक सवाल लिखिए, प्लीज एक क्वेश्चन लिखिए. व्हाट इज सर्टिफाइड कॉपी. प्लीज एक सवाल लिखिए. व्हाट इज सर्टिफाइड कॉपी. सवाल लिखिए. व्हाट इज सर्टिफाइड कॉपी. प्रमाणित प्रति से क्या तात्पर्य है. प्रमाणित प्रति से क्या तात्पर्य है. प्रमाणित प्रति से क्या तात्पर्य है. ठीक है. तो इसमें सेक्शन 75 की हमें बात करनी है और सेक्शन 75 को हमें थोड़ा डिस्कस करना है. थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर. लिखना स्टार्ट कीजिए. वेर एवर एनी डॉक्यूमेंट, wherever any document which is with the public officer, wherever any document which is with the public officer, जहां कहीं भी जहां कहीं भी जहां कहीं भी कोई दस्तावेज जहां कहीं भी कोई दस्तावेज किसी लोक अधिकारी किसी लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है. wherever any document is with public officer, जहां कहीं भी कोई दस्तावेज किसी लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है. एंड द पर्सन हैज राइट टू इंस्पेक्ट एंड द पर्सन हैज राइट टू इंस्पेक्ट एंड द पर्सन हैज राइट टू इंस्पेक्ट. और वहां उस व्यक्ति को निरीक्षण करने का अधिकार है. और वहां उस व्यक्ति को निरीक्षण करने का अधिकार है. और वहां उस व्यक्ति को निरीक्षण करने का अधिकार है. और वहां उस व्यक्ति को निरीक्षण करने का अधिकार है. then he after payment of legal fee तो वह व्यक्ति विधिक फीस चुकाए जाने के पश्चात then he after payment of legal fee can have one copy with certificate. विधिक फीस चुकाए जाने के पश्चात लिखित प्रमाण पत्र सहित लिखित प्रमाण पत्र सहित आगे देखिए. लिखित प्रमाण पत्र सहित एक प्रति प्राप्त करेगा. लिखित प्रमाण पत्र सहित एक प्रति प्राप्त करेगा. पैराग्राफ करके लिखिए. It is the true copy of the document. It is the true copy of the document. It is the true copy. It is the true copy of the document. यह प्रति उस दस्तावेज का शुद्ध भाग होगी. यह प्रति उस दस्तावेज का शुद्ध भाग होगी. पैराग्राफ से लिखिए. Such certificate shall bear the name, the post, date, sign and seal. हिंदी में लिखिए प्लीज. इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उस अधिकारी का नाम कोमा पद कोमा दिनांक हस्ताक्षर वह मुद्रा होगी जिसके द्वारा यह प्रमाणित प्रति जारी की गई है.
and this is called certified copy, and this is called certified copy, and this is called certified copy. और इसे प्रमाणित प्रति कहा जाएगा, और इसे प्रमाणित प्रति कहा जाएगा, और इसे प्रमाणित प्रति कहा जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए, आधा पेज छोड़ दीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए, स्पष्टीकरण लिखिए प्लीज। लिखिए, कोई भी अधिकारी जो प्रतियां परिधान करने के लिए प्राधिकृत है, जो प्रतियां परिधान करने के लिए प्राधिकृत है, एनी ऑफिसर who is authorized to deliver, any officer who is authorized to deliver, any officer who is authorized to deliver such copies, any officer who is authorized to deliver, any officer who is authorized to deliver such copies shall be deemed to have custody, shall be deemed to have custody, shall be deemed to have custody करने के लिए प्राधिकृत है। उस व्यक्ति को दस्तावेजों की अभिरक्षा, उस व्यक्ति को दस्तावेजों की अभिरक्षा रखने वाला समझा जाएगा, उस व्यक्ति को दस्तावेजों की अभिरक्षा रखने वाला समझा जाएगा, रखने वाला समझा जाएगा। shall be deemed to have the custody of such documents within the meaning of this section, within the meaning of this section, within the meaning of this section, within the meaning of this section. अब now there is a section, इस सेक्शन को यूजुअली इन लोगों ने नाम दिया है 76, और हम 76 को करते हैं। क्या होता है 76? 76 इज ए डिक्लेरेटरी प्रोविजन। 76 क्या है सर? एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। यहाँ पे एक शब्द यूज किया इन्होंने, मैं आपको एक सेक्शन दिखा देता हूँ। आज ठंड बहुत तेज है, कोई बात नहीं, आज ठंड ज्यादा तेज है, आप लोग तबीयत का ध्यान रखिए अपने। It's a section 76. देखिए थोड़ा सा ये क्या है, एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और शब्दों को देखिएगा, शब्द क्या कहते हैं यहाँ पे, बेरेट के शब्द क्या कहते हैं, इसको एक बार समझिएगा। मैं हिंदी में भी रीड कर दूंगा। शब्द कहते हैं यहाँ पर, such certified copies may be produced in the proof of the contents of the public documents or parts of the public documents of which they purport to be copies। क्या कहते हैं सर? यहाँ ये कहते हैं कि अगर आप कुछ सर्टिफाइड कॉपीज को प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट व्हिच दे परपोर्ट टू बी कॉपीज, ये बताता है कि सर जो आप सर्टिफाइड कॉपीज प्रोड्यूस कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, आप जो भी प्रमाणित प्रति दे रहे हैं, प्रमाणित प्रति क्या होती है समझ लीजिए एक बार से।
सर सर्टिफाइड कॉपी कुछ नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट है, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे और जाके डिपार्टमेंट वालों को बोलोगे प्लीज बी ऑन टाइम, थोड़ा सा समय से आइए, द क्लास हैज ऑलरेडी बिगन बिफोर 10 मिनट्स। क्या होता है सर्टिफाइड कॉपीज, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके आपने उन्हें बोला कि सर आई वांट टू गेट सर्टिफाइड कॉपी। पहली बात तो ये होना चाहिए कि आपके पास में राइट टू इंस्पेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप एक लीगल फीस दोगे, लीगल फीस देने के बाद में वो आपको एक सर्टिफाइड कॉपी देंगे। सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर क्या होगा, सील होगा, साइन होगा, मोहर होगी कोर्ट की। जैसे मैं आप मेरे पास एक सर्टिफाइड कॉपी पड़ी है एंड इट्स एफआईआर, ठीक है, क्या है ये एफआईआर है। मैं आपको एक एफआईआर कॉपी दिखाता हूँ जो मैंने कोर्ट से निकलवाई है, ठीक है, यहीं पे रखी होगी, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। दिस इज अ सर्टिफाइड कॉपी, ये एक सर्टिफाइड कॉपी है। कोर्ट में क्या होता है, सर्टिफाइड कॉपी मिलती है आपको। जैसे ये एक एफआईआर की कॉपी है, ये एफआईआर की कॉपी, एफआईआर बेसिकली आप ऑनलाइन भी निकला सकते हो। उसका नंबर डालो, पुलिस स्टेशन का नाम डालो, यू विल हैव ए ऑनलाइन कॉपी आल्सो, क्योंकि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो एफआईआर महिलाओं के खिलाफ, मतलब महिलाओं के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है, वुमन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है, उसमें कोई एफआईआर है, तो वो एफआईआर आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। वो एफआईआर आपको कोर्ट से निकलानी पड़ती है। और जब आप कोर्ट से उस एफआईआर को निकलाते हैं तो आपको मिलती है एक सर्टिफाइड कॉपी, एक लीगल फीस देने के बाद। 5 रुपए की फीस इसमें पे करी थी हमने, और ये एक सर्टिफाइड कॉपी है। आप सर्टिफाइड कॉपी में सब कुछ देख सकते हैं कि किस ऑफिसर ने इसको जारी किया है। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाता हूँ, इसमें सील लगी हुई है, इसमें कोर्ट का पूरा लगा हुआ है, शुल्क कितने रुपए इसका शुल्क लगा है, प्रतिलिपि शुल्क के 6 रुपए लगे हैं, 4 पन्ने हैं, इसकी डेट है। तो सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है सर, आप लीगल फीस दो और एक आपको सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में अवेलेबल हो जाती है। अब जो सेक्शन 76 है वो क्या कहना चाहता है, देखिए हर पेज पे कोर्ट की सील होती है। दिस इज द सर्टिफाइड कॉपी। आप सर्टिफाइड कॉपी प्रमाणित प्रति ले सकते हो, लेकिन आपको अगर पता हो तो सर्टिफाइड कॉपी क्या है, एक सेकेंडरी एविडेंस है, एक द्वितीयक साक्ष्य है। जब हमने सेकेंडरी एविडेंस पढ़ा था तो पहला पॉइंट ही क्या था, देते सर्टिफाइड कॉपी, प्रमाणित प्रति। हम प्रमाणित प्रति की बात करते हैं, सर्टिफाइड कॉपी की बात करते हैं, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए एक सेक्शन है, सेक्शन नाम है 76। 76 क्या बोलता है, सर्टिफाइड कॉपीज में बी प्रोड्यूस इन द प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए ये एफआईआर एक, अब एफआईआर के अंदर क्या कंटेंट लिखे हुए हैं इसको साबित करने के लिए यू कैन गिव सर्टिफाइड कॉपी। लेकिन यहाँ पे जो मैं शब्द प्रोड्यूस किया है इसको समझिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो कोर्ट में ओरिजिनल भी दे सकते हैं। इस में का क्या मतलब होगा, हिंदी में अगर हम पढ़ो तो ऐसे प्रमाणित प्रतियां उन लोक दस्तावेजों की या उन लोक दस्तावेज के भागों की अंतर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेंगी जिनकी वे प्रतियां होना तात्पर्य। जा सकेगी लिखा हुआ है, जाएगी नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो अर्थ है, द इंटेंशन बिहाइंड द लेजिस्लेचर इज, if you want to prove a certified, if you want to prove any public document, you can also give original document also। आप ओरिजिनल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सर्टिफाइड कॉपी देते हैं तो सर्टिफाइड कॉपी से भी आप उसको साबित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये समझ में आया यहाँ पे क्या मतलब हुआ, तो मतलब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी दिखाया एक एफआईआर दिखाई, एफआईआर के जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, तो वी कैन प्रूव द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। एफआईआर में क्या लिखा हुआ था उसको साबित हम कैसे कर सकते हैं, एक सर्टिफाइड कॉपी देके भी कर सकते हैं, एक प्रमाणित प्रति देके भी कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 76 एनेबल करता है कोर्ट्स को कि वो सर्टिफाइड कॉपी को एज ए रिकॉर्ड ले और पार्टीज को साबित करने दे सर्टिफाइड कॉपीज देने के बाद। मतलब नहीं, क्योंकि पूरे प्रोविजंस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे 75 हमने अभी लिखा, 75 में मैंने आपको बताया कि सर्टिफाइड कॉपीज जो भी होती हैं, जैसे जितनी भी सर्टिफाइड कॉपीज हैं, 75 में हमने क्या पढ़ा कि सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी कैसे, एक लीगल फीस दो, ये दो, उसके बाद आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। लेकिन सर्टिफाइड कॉपी का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा वो हमें यहाँ से पता लगता है कि व्हाट इज बेसिकली मीन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। समझ में आई बात। और द पार्ट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स विच दे परपोर्ट टू बी कॉपीज। बात समझ में आई। तो ये कोर्ट को बोल रहा है कि अगर आप किसी भी कंटेंट ऑफ प्रूफ को साबित करना चाहते हो तो आप उसको बाय द
दैट वे भी आप उसको प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट से प्रमाणित प्रतियों को पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत आप इसको कर सकते हो। आप इसकी हेडिंग भी पढ़ोगे, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, मतलब आप किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को, दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित करने के लिए यू कैन गिव सर्टिफाइड कॉपी। यहाँ पे मे का मतलब क्या है, यहाँ पे मे का मतलब ये होगा कि इफ द पार्टी वांट टू गिव ओरिजिनल कॉपी दे कैन प्रोड्यूस द ओरिजिनल आल्सो, मतलब वो चाहे तो मूल दस्तावेज भी पेश करे। ये थोड़ी ना रोक, मूल दस्तावेज पे रोक नहीं है, लेकिन अगर सर्टिफाइड कॉपी दे रहा है कोर्ट के अंदर, इट मीन दैट इज आल्सो एडमिसिबल इन द कोर्ट, वो भी न्यायालय ग्राह्य मानेगा उसको। ठीक है ना। मान लीजिए मैंने कोई सर्टिफाइड कॉपी ली है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोर्ट के अलावा भी आपको एग्जांपल देता हूँ सर्टिफाइड कॉपी का। ठीक है, मान लीजिए रजिस्ट्री की बात थी। ठीक है, सवाल ये था कोर्ट के अंदर कि ये मकान क्या मेरा है या नहीं है, किसी ने केस कर दिया मकान मेरा है या नहीं है। मैं गया भैया कहाँ पे, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया और मैंने बोला कि मेरे को एक सर्टिफाइड कॉपी दे दे दैट दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। रजिस्ट्रार ने क्या किया, एक सर्टिफाइड कॉपी दे दी मुझे, क्योंकि और अब आप कहोगे सर ओरिजिनल क्यों नहीं लेके गए आप। सर मान हो सकता है ना कि ओरिजिनल पे मैंने लोन ले रखा हो बैंक से, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड हम पढ़ेंगे कि हक विलेख द्वारा विबंध, क्या पता मैंने मॉर्गेज लिया वो। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि मैंने, क्या पता मेरी कोर्ट में ऑलरेडी किसी और मैटर में मेरी टाइटल डीड कोर्ट में हो। क्या पता मैंने उस टाइटल डीड के ऊपर, उस रजिस्ट्री के ऊपर, उस पट्टे के ऊपर लोन ले रखा हो और एक केस हो गया। तो मैं चाहूं तो रजिस्ट्रार ऑफिस से जाके सर्टिफाइड कॉपी ले सकता हूँ, उसको प्रूव कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई। अरे मेरे को बैंक थोड़ी देगा जब तक मैं लोन पे नहीं करूंगा। क्या लोन क्या बैंक मेरे को मेरा पट्टा दे देगा क्या वापस। तो वो तो जब्त रखेगा ना अपने पास। मैं ये उससे कहूँ कि मेरे को कोर्ट जाना है, कोर्ट जाके जमा कराना है, तो अगर मैं बैंक का लीगल एडवाइजर हूँ तो मैं उसको यही तो कहूंगा ना कि सर आप नगर पालिका जाके एक सर्टिफाइड कॉपी ले लो, अगर आपको इतनी आवश्यकता है तो। बैंक तो नहीं देगी। बात समझ में आई। व्हाट डज द लीगल एडवाइजर डू इन द बैंक, ये काम करते हैं। बात समझ में आई। बोल देगा जाके एक सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए। बात समझ में आई। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। Section 76 is an enabling provision. Section 76 is an enabling provision. धारा 76 सशक्त प्रावधान है, धारा 76 सशक्त प्रावधान है जो कि न्यायालय को सशक्त प्रावधान है जो कि न्यायालय को which empowers the court, enabling provision which empowers the court to make admissible any certified copy in the evidence, जो न्यायालय को किसी भी प्रमाणित प्रति को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य बनाने के लिए सशक्त बनाता है। ठीक है ना सर। और यहाँ पे मैं शब्द का मतलब क्या होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। लिखिए 77। एक सवाल लिखिए प्लीज। 77 में क्वेश्चन लिखिएगा। द जनरल रूल इज दैट पब्लिक डॉक्यूमेंट शेल बी प्रूव्ड बाय सर्टिफाइड कॉपी। सामान्य नियम यह है कि लोक दस्तावेजों को प्रमाणित प्रति द्वारा साबित किया जाएगा। द जनरल रूल इज दैट पब्लिक डॉक्यूमेंट shall be proved by certified copy. Is there any exception to this rule? क्या इस नियम का कोई अपवाद है? Is there any exception to this rule?
आंसर लिखिए इसका, क्या इस नियम का कोई अपवाद है? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। आंसर लिखिए इसका, यस द एक्सेप्शंस आर गिवन अंडर, यस द एक्सेप्शंस आर गिवन अंडर सेक्शन 78 77, द एक्सेप्शंस आर गिवन अंडर सेक्शन 77। इसमें लिखिए हाँ इसके अपवाद, हाँ इसके अपवाद धारा 77 में प्रदान किए गए हैं। हाँ इसके अपवाद, हाँ कोमा इसके अपवाद धारा 77 में प्रदान किए गए हैं। यस कोमा एक्सेप्शंस आर गिवन अंडर सेक्शन 77। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आपको कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रूव करना है तो हमेशा सर्टिफाइड कॉपी से ही प्रूव करना होगा। लेकिन आप बताइए मुझे कि हर जगह सर्टिफाइड कॉपी लगाओगे क्या? अरे सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सुनिएगा बात, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, आप एडवोकेट हो, कोर्ट में जाके आप दिखा रहे हो कि सर दिस इज द एसएससी से आपने निकाला, या फिर आपने मनु पात्रा से निकाला, या फिर आपने ऑल इंडिया रिपोर्ट से कोई जजमेंट निकाला। इंडियन कानून को नहीं मानते। किसको नहीं मानते? स्टूडेंट्स के लिए अच्छा इंडियन कानून, लेकिन इंडियन कानून को उस स्तर पर नहीं माना जाता, उस स्तर पर इंडियन कानून को नहीं मानते, क्योंकि इंडियन कानून एक रिपोर्टेड वो नहीं है। अभी इसको भी मान, लाइव लॉ को भी मानने लगे हैं, लाइव लॉ जो है ना उसको भी मानने लगे, लेकिन इंडियन कानून को नहीं मानते। इंडियन कानून को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड और ऑथेंटिक, उसको वो नहीं माना गया। उसको साइट करोगे तो बोलेगा कि दूसरा कोई साइटेशन लेके आइए, फ्री प्लेटफॉर्म है ना सर ये, इसलिए नहीं मानते इंडियन कानून को। जजमेंट सारे इंडियन कानून मिल जाते हैं, तो आपको अगर एडवोकेट की तरह रिसर्च करना है, लेकिन अगर आपको कोर्ट में सबमिट करना है तो आपको एसएससी, एआईआर, मनु पात्रा, इनके थ्रू जो जिनके सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से ऑथराइज्ड है, तो आपको उनके ही मानने पड़ते हैं। बात समझ में आई? कोर्ट में जो दोगे वही दोगे। अब आपको मान लीजिए कोर्ट में जजमेंट देना है, तो आपके आपके सुप्रीम कोर्ट जाओगे सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए? अब इसके एक्सेप्शन तो होंगे ना, ये जहां पे सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगेगी, इसके कुछ एक्सेप्शन तो होंगे, कुछ अपवाद तो होंगे, उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। समझ में आया 77 का क्या वजूद है? तो कॉपी को प्लीज 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे सर, इसमें पूरा दिन नहीं लेने का है, फालतू चीजें हैं सारी, सवाल कभी नहीं आता इसका, ये कभी सवाल पूछा नहीं गया आज तक। ठीक है ना, लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसको मेंस के लिए मार्क नहीं लगवाता, लेकिन it is a part of our syllabus. It can certainly they can ask the same, that they can certainly ask this question in the prelims. मतलब इसको प्री में पूछा जा सकता है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा, पूछा नहीं गया है, पूछा नहीं जाता है, बट एक तरफ लिखिए प्लीज डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, इधर लिखिए हाउ प्रूव, कैसे साबित किए जाएंगे, हाउ प्रूव दस्तावेज, उधर लिखिए हाउ प्रूव साबित कैसे किए जाएंगे। ठीक है, सो मैं इसको एबीसीडी करके लिखाऊं, 1 2 3 4 5 में लिखाऊं? क्या क्या सवाल मैं आपको चॉइस देता हूं ना, एबीसीडी करके लिखेंगे, ठीक है ना। लिखिए लिखिए एक्ट ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन, एक्ट ऑर्डर नोटिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कोमा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोमा स्टेट गवर्नमेंट। लिखिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों द्वारा जारी आदेश, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों द्वारा जारी आदेश या अधिसूचना, जैसे किसी डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर निकाला था, ठीक है ना। अब ऑर्डर में क्या निकाला था? ऑर्डर में उन्होंने एक चीज निकाली थी कि सर हम इन लोगों को रिक्रूटमेंट देंगे, इन लोगों की नौकरी देंगे। मान लीजिए जेडीए का जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके जो सेक्रेटरी है वो आईएएस होते हैं, ठीक है। अब उस आईएएस ने एक पोस्ट निकाली कि हम इतने सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, ठीक है, या हम इतने क्लरिकल पोस्ट पे रिक्रूटमेंट करेंगे। अब ये क्या है? एक अधिसूचना है। क्या है ये? नोटिफिकेशन है। नोटिफाई किया ना अपना भैया, अपनी वैकेंसी निकालता है, क्योंकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब निकालते क्या, रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट का साइन होते हैं ना। आप वैकेंसी देखोगे तब रिजल्ट पे भी उन्हीं के साइन होंगे, सब पे उन्हीं के साइन होते हैं। तो डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो निकालता है इन चीजों को। नोटिफिकेशन आपके पास है तो उसको साबित कैसे करना होगा? लिखिए
बाय रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट, लिखिए इधर, इसको साबित कैसे करना होगा, बाय रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट, बाय रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट which certified by the head of department, which certified by the head of department, by records of document which certified by the head of department. विभागों के अभिलेख, विभागों के अभिलेख जिसे जिसे विभाग के मुख्य पदाधिकारी द्वारा, जिसे विभाग के मुख्य पदाधिकारी द्वारा, जिसे विभाग के मुख्य पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, जिसे विभाग के मुख्य पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, प्रमाणित किया गया हो, प्रमाणित किया गया हो। सर 2021 का मेंस था शायद ना, अब उसके मेंस कब हुआ था, उसका प्री हुआ था नवंबर में, कब हुआ था, 2021 का प्री हुआ था नवंबर में, और एग्जाम हुई थी 30 अप्रैल और 1 मई का शायद पेपर था उसका। आप देखोगे तो मतलब 4-5 महीने 6 महीने का गैप था, बहुत लंबा टाइम था भैया, 4-5 महीने का गैप बहुत बड़ी बात है, वरना 45 दिन देता है हाईकोर्ट। तो बीच में क्या हुआ, एक फर्जी नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा था बच्चों में, आई वॉज ऑल्सो एस्पिरेंट एट टाइम, तो एक सर्कुलेट हो रहा था नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन किसी ने भेजा मुझे, तो मैंने सबसे पहले क्या चीज देखी, भाई नीचे साइन है या नहीं है, क्या देखूंगा सबसे पहले, भाई किसी ने साइन भी किए नहीं किए नीचे। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट अगर नोटिफिकेशन निकाल रहा है तो उसके नीचे उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का साइन है या नहीं है। जैसे रिक्रूटमेंट का जो डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट, उनके साइन है तो फिर वो ऑथेंटिक है। क्योंकि अगर उसने साइन भी कर दिए तो भैया पर्सोनेशन का केस बना देगा हाईकोर्ट, चीटिंग बाय पर्सोनेशन 416 419 आईपीसी का। तो कोई साइन नहीं करेगा, ऐसे ही फर्जी जारी कर देगा, लेकिन इस साइन करने की भूल नहीं करेगा, बात समझ में आई। तो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साइन। सेकंड पॉइंट लिखिए, बी, प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर, प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर, प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर, लिखिए विधायिका की कार्रवाइयां, विधायिका की कार्रवाइयां। आप प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर में स्टेट भी आ गया और सेंटर पे आ गया, दोनों ही आगे, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो इसको कैसे साबित करोगे आप, अगर उसको साबित करना है तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, बाय जनरल, बाय जनरल, बाय जनरल, जनरलों द्वारा, जर्नलों द्वारा। पॉइंट नंबर बी लिखिए, बाय इनेक्टमेंट्स, बाय इनेक्टमेंट। पॉइंट नंबर बी लिखिए, इनेक्टमेंट्स, बाय इनेक्टमेंट्स, बाय इनेक्टमेंट्स, अधिनियमों द्वारा, अधिनियमों द्वारा। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, बाय एब्स्ट्रैक्ट्स, बाय एब्स्ट्रैक्ट्स, संक्षिप्तियों द्वारा, संक्षिप्तियों द्वारा, संक्षिप्तियों द्वारा। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, बाय प्रिंटेड कॉपीज, बाय प्रिंटेड कॉपीज, मुद्रित प्रतियों द्वारा, मुद्रित प्रतियों द्वारा, मुद्रित प्रतियों द्वारा। भाई पार्लियामेंट ने कोई भी चीज प्रोसीडिंग में पास करी है, ठीक है ना, बिल पारित किया है, तो इनेक्टमेंट आया ना सर, एक्ट बन गया वो तो। या फिर जनरल, जो पार्लियामेंट के जो जनरल्स है उसमें क्या लिखा हुआ है, या फिर आप जो एब्स्ट्रैक्ट देखोगे, संक्षिप्त क्या हुई है, जैसे पार्लियामेंट की कोई भी कार्रवाई है वो सब आपको मैंने दिखाया था कि एक लाइब्रेरी होती है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी, वहां पे जाके आप सारी डिबेट्स, किस दिन क्या डिबेट हुई है, हिंदी में, इंग्लिश में, सारी भाषाओं में आप उसका एक्सेस कर सकते हो। मैंने दिखाया था उस दिन पार्लियामेंट की क्या स्पीचेस हुई है, पार्लियामेंट में क्या डिबेट हुई है, मैंने उस दिन बात करी थी ना इसकी, मैंने आपको सब दिखाया कि पार्लियामेंट की आपको डिबेट्स चाहिए। भाई जब जम्मू कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट बन रहा था तो उस टाइम क्या क्या डिबेट हुई थी, तो हर एक बात अमित शाह ने क्या बोला है, जान दे देंगे जान, तो बोला था ना वो स्टेटमेंट, तो वो भी आपको मिल जाएगा उस पे, कि एक एक शब्द वर्बिटम लिखा होता है पार्लियामेंट की डिबेट्स में, आप जाके पढ़ सकते हो कि कोई एक्ट अगर पास हो उस पर क्या क्या डिबेट हुई है, क्या क्या। क्योंकि देखिए बात भी होती है, जब कोई भी एक्ट पास होता है तो उसके लूप होल्स के बारे में बात होती है, कि इस एक्ट में ये ठीक नहीं है, इस एक्ट में ये ठीक नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। पार्लियामेंट्री डिबेट होती है, उसके बाद फिर उसको पास किया जाता है। समझ में? पॉइंट नंबर सी लिखिए, पॉइंट नंबर सी लिखिए, एनी ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन और रेगुलेशन, एनी ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन और रेगुलेशन, एनी ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन और रेगुलेशन issued by president, president of India और गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा निकाली गई उद्घोषणा,
निकाली गई उद्घोषणा, आदेश, आदेश या विनियम या विनियम या विनियम या विनियम या विनियम। इसको कैसे साबित करना होगा सर? लिखिए इधर, इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, बाय प्रिंटेड कॉपीज, बाय प्रिंटेड कॉपीज, बाय प्रिंटेड कॉपीज, अंतर्विष्ट प्रतियों द्वारा, अंतर्विष्ट प्रतियों द्वारा, अंतर्विष्ट प्रतियों द्वारा। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, एक्सट्रैक्ट्स इन ऑफिशियल गैजेट, एक्सट्रैक्ट्स इन ऑफिशियल गैजेट, राजपत्र में उद्धरणों द्वारा, राजपत्र में उद्धरणों द्वारा, राजपत्र में उद्धरणों द्वारा, राजपत्र में उद्धरणों द्वारा। पॉइंट नंबर डी लिखिए प्लीज, डी पॉइंट लिखिए, एनी एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, एनी एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, एनी एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर legislature of a foreign country, any act of executive or legislature of a foreign country, किसी 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 विदेशी राज्य की, किसी विदेशी राज्य की कार्यपालिका के कार्य, किसी विदेशी राज्य के कार्यपालिका के कार्य या विधानमंडल की कार्रवाई, या विधानमंडल की कार्रवाई, या विधानमंडल की कार्रवाई, या विधानमंडल की कार्रवाई। इसको कैसे साबित करेंगे सर? लिखिए सामने भाई, यूएस के पार्लियामेंट में या फिर यूके की पार्लियामेंट में क्या बात हुई है, उसको कैसे साबित किया जाएगा? पॉइंट नंबर 1 लिखिए, बाय जनरल्स, बाय जनरल्स, जनरलों द्वारा, जनरलों द्वारा। पॉइंट नंबर बी लिखिए, बाय सर्टिफाइड कॉपीज, बाय सर्टिफाइड कॉपीज, प्रमाणित प्रतियों द्वारा, प्रमाणित प्रतियों द्वारा, प्रमाणित प्रतियों द्वारा। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, by those publications which is recognized by central government, by those publications which is recognized by central government, by those publications which is recognized by central government, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्रकाशन से, प्रकाशन से, प्रकाशन से, बाय दोस पब्लिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मान्यता प्राप्त प्रकाशन से। पॉइंट नंबर 5 लिखिए प्लीज, ई आएगा 5 आएगा, ई, हाँ ई लिखिए, प्रोसीडिंग्स ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज, प्रोसीडिंग ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज, प्रोसीडिंग्स ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज, नगर पालिका, नगर पालिका की कार्रवाइयों को, 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 नगर पालिका की कार्रवाइयों को। पॉइंट नंबर ए लिखिए प्लीज, इसमें या 1 लिखिए। कैसे साबित करेंगे इसे? सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम लीगल पीपुल, सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम लीगल पीपुल, सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम लीगल पीपुल, विधिक पालिक, विधिक पालक द्वारा, विधिक पालक द्वारा प्रमाणित प्रतियां, विधिक पालक द्वारा प्रमाणित प्रतियां, विधिक पालक द्वारा प्रमाणित प्रतियां, सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम लीगल पीपल। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, बुक पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, बुक पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, बुक पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, निकाय द्वारा मुद्रित कोई पुस्तक द्वारा, 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 बुक पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। जेडीए की भी एक बुक है, जेडीए जो है ना, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने में एक बुक निकाल रखी है, इसमें रूल्स है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक है, उसके उसके रूल्स हैं कि ये नियम रहेंगे। जैसे जेडीए में जो काम करता है उसके ऊपर सर्विस रूल्स लगते हैं, तो इनकी भी एक रूल्स होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्डर निकाला है कि जेडीए में कितना कितना होना चाहिए, कौन सा एरिया है जो हमने अब तक जेडीए से
जो जिसका रेगुलेशन हो चुका है, उसकी पूरा एक बुक मैनुअल होता है। हर चीज जेडीए का खुद का मैनुअल है, उसका भी बुक है। जेडीए खुद का एक कंपोडियम है, उसकी भी बुक है। तो जो लोग जेडीए की वकालत करते हैं उनको पता है कि जेडीए के रूल्स है सर्टेन। बात समझ में आई? अगर आपको उनकी प्रोसीडिंग्स प्रूव करनी है तो आपको उनकी बुक होगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। या फिर वहां का कोई, जैसे जेडीए में लॉ ऑफिसर है, अपने एक स्टूडेंट है, वो जेडीए में लॉ ऑफिसर अभी लगे हैं। एक अपने लॉ ऑफिसर थे यहाँ से ऋषि, अभी उनका ट्रांसफर हो गया कलेक्ट्रेट में, जेएलओ बन गए। जयपुर कलेक्ट्रेट में जूनियर लीगल ऑफिसर लगे। जेडीए में मोर देन 15-20 जूनियर लीगल ऑफिसर है, 15 से 20 लीगल ऑफिसर है। ग्रेटर जयपुर, क्योंकि 2 जेडी है ना यहाँ पे, जयपुर डेवलपमेंट थी, 2 हैं। तो ग्रेटर नगर निगम, तो ऐसे करके 2 बनती है वहां पे। ठीक है ना, आगे चलिए। एफ लिखिए प्लीज, एफ। अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री, अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री, अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री। विदेशी राज्य के अन्य दस्तावेज, विदेशी राज्य के अन्य दस्तावेज, अन्य दस्तावेज। फालतू पॉइंट है सारे, विदेशी राज्य लिखिए इसमें। बाय प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल, बाय प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल, मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करके, मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करके। पॉइंट नंबर 2, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लीगल कीपर, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लीगल कीपर, विधिक पालक द्वारा प्रमाणित प्रति, विधिक पालक द्वारा प्रमाणित प्रति, विधिक पालक द्वारा प्रमाणित प्रति। ठीक है सर, इतना ही काफी है। दैट्स इनफ फॉर दिस टॉपिक। इतना ही भाव देना चाहिए इस टॉपिक को। आता वाता है नहीं, फालतू टाइम खराब करते हैं मेरे। 20 मिनट बिगाड़ दिए इस टॉपिक में। आता वाता नहीं है टॉपिक, इस पर दाव नहीं लग खेलना बिल्कुल भी। इसको ना तो प्री के लिए पढ़ना, ना मेंस के लिए पढ़ना, इंटरव्यू के लिए पढ़ना, कहीं भी नहीं पूछेगा, रद्दी टॉपिक। इट्स अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। लेकिन आजकल क्या है ना सर, एग्जाम्स में वो टॉपिक पूछे जा रहे हैं जिनका कोई बेस सर पाँव के टॉपिक पूछ लेते हैं। इसीलिए पढ़ना पड़ता है, बाकी देयर इज नथिंग जिनके टॉपिक में पढ़ना पड़े। हेडिंग डालिए प्लीज, मेक ए स्ट्रॉन्ग हेडिंग। प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट। दस्तावेजों के बारे में उपधारणा है। यहाँ से प्री के सवाल आता है, यहाँ से एक मैंडेटरी प्री का सवाल आएगा। मेंस का भी, मेंस में इस बार मेंस में भी शायद सवाल आया है। यहाँ से क्या सवाल आया है इस बार मेंस में भी सवाल आया है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। 85 A B C पूछ लिया इसने इस बार मेंस में, उसको भी डिस्कस करेंगे। दस्तावेजों के बारे में उपधारणा है। अब क्या दस्तावेज क्या होते हैं सर, वो समझिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको कोर्ट ही समझता है कि इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। जब तक कोई पार्टी अड़ जाए, नहीं सर हम इस दस्तावेज को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कन्फेशन रिकॉर्ड किया, एक जुडिशियल कन्फेशन, क्या रिकॉर्ड किया, एक जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्ड किया, एक न्यायिक संस्वीकृति रिकॉर्ड हुई है, अभिलिखित हुई है, जो मैनर दिया हुआ है 164। इसमें एक फॉर्मेट दिया है, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया है। दस साहब ने पूरा साइन वाइन किया है, सब कुछ किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, जिसको रिकॉर्ड करने के 164, तो ये पूरा इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया है। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने साइन भी किए हैं। उसके बाद एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड द नेम, उसका नाम लिख के, दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन एंड दैट इफ ही डज सो any confession he may make be used as evidence against him, and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence, hearing, and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains full and true account of the statement made by him. मतलब उसको समझा दिया कि अगर यूज स्टेटमेंट बोलेगा, कोई कन्फेशन करेगा तो तेरे अगेंस्ट यूज किया जाएगा। उसको पढ़ के भी सुना दिया, फिर भी ही इज एग्री टू दैट, और ये मेरे हिसाब से वॉलंटरी हुआ है, जज साहब ने साइन कर दिया।
कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है, मान लीजिए, सपोज कीजिए एक कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है। अब जो कन्फेशन एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूरे 281 को साथ में रखते हुए रिकॉर्ड कर रहा है। अभी सीआरपीसी के प्रोविजन है, ठीक है, उसको साथ में रख के एक कन्फेशन रिकॉर्ड किया है। अब यूजुअली क्या होता है, अगर आप पूरा सिनेरियो समझोगे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स का, तो कोर्ट में जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है तो जज साहब के सामने जब स्टेटमेंट आया कन्फेशन के रूप में, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जाता? लेकिन एक शर्त पे चैलेंज किया जा सकता है, और शर्त है 464 की। हम पढ़ेंगे जब धीरे धीरे, आपको जब हम जब बीएनएसएस पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस दोस टॉपिक्स आल्सो। इस पे तब किया जा सकता है कि सर जो वॉलंटरीनेस एलिमेंट है वो नहीं किया है, या फिर किसी ग्राउंड पे इरेगुलरिटी में आप चैलेंज कर देते हो उसको कि भाई इसमें कुछ कुछ विशुद्धि रह गई है, अभी इसको अभिलिखित करने में, रिकॉर्ड करने में कुछ इरेगुलरिटीज रह गई है, तब उस पर इसको चैलेंज किया जा सकता है। यूजुअली क्या होता है कि कोर्ट ये मानता है कि अगर प्रॉपरली कोई चीज रिकॉर्ड की गई है आप उसको छेड़ेंगे नहीं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी मेक ए लिस्ट, कि हमें एक लिस्ट पहले बना चुका हूं मैं आपको। एक लिस्ट जब हमने डेफिनेशन क्लोज पढ़ा था तब मैंने एक लिस्ट बनवाई थी आप लोगों से, निकालिए वो लिस्ट एक बार। एक लिस्ट बनाई थी मैंने, और मैंने 3 तरह बताया था कि देखिए 3 तरह के प्रिजम्पशंस होते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। 3 तरह के प्रिजम्पशंस हमने लिखे थे उस टाइम पे। तीन तरह के क्या बताया था मैंने आपको? प्रिजम्पशंस बताए थे, उपधारणा बताई थी, याद है? और मैंने सारे सेक्शंस लिखवाए थे आपको। मैंने कहा था देखिए इसमें प्रेज्यूम्स के कौन कौन से सेक्शंस हैं, शेल के कौन कौन से हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये 2 ही प्रिजम्पशंस लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या लगते हैं सर? ये 2 ही प्रिजम्पशंस लगते हैं। टेक्निकली प्रिजम्पशंस जो होते हैं, उपधारणा होती है, वो 3 तरह की होती है। पुरानी क्लासेस देख लेना जिनको नहीं पता हो। मैं जब बात करता हूं तो मैंने बहुत समझाया था कि प्रिजम्पशंस क्या होते हैं, कि कोर्ट मानता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिर्फ 2 तरह के प्रिजम्पशंस लगते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं लगता। कंक्लूसिव कहां लगता है सर? 35 में, और सिर्फ 2 ही सेक्शंस में अब कंक्लूसिव प्रूफ रह गया है, बाकी डॉक्यूमेंट्स के मामलों में ये नहीं लगते हैं। ये जो प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये कहां से कहां तक है सर? 78 से लेकर, बताइए, 78 से लेकर कहां तक है सर? 93। 78 से लेकर कहां तक है सर? डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो प्रिजम्पशंस लग रहे हैं ये 78 टू 93, हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से प्री का सवाल मैंडेटरीली आता है, आएगा ही आएगा इस टॉपिक से सवाल उठ के, ठीक है? इस बार मेंस में भी सवाल पूछा है इस टॉपिक से, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। 2024 के आरजेएस मेंस में क्या सवाल पूछा है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आजकल मेंस से भी इस टॉपिक से सवाल उठने लगे हैं, समझ में आई बात? चलिए, तो 78 टू 93 की हम बात करेंगे, मे प्रेज्यूम और शेल प्रेज्यूम की हम बात करेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज इट मीन, ठीक है? कौन कौन से सेक्शन है सर प्रिजम्पशन? इसको हम एक और नाम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ, क्या बोलते हैं? मेरे प्रेज्यूम को एक और क्या कहते हैं? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तथ्यों की उपधारणा। क्या कहते हैं इसको? तथ्यों की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विधि की उपधारणा, विधि की उपधारणा। कौन कौन सेक्शंस मैंने उस टाइम बताया था आप लोगों को, मुझे बताएगा कोई? ठीक है, मैं लिखवा देता हूं आपको सारे सेक्शंस, कौन कौन सेक्शंस हुआ करते थे उस टाइम पे। हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिखवा दे, मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन लिखवा देता हूँ आपको इसके। मैं प्रेज्यूम का कौन सा सेक्शन है? 2H। मैं प्रेज्यूम का कौन सा है सर? 2H। 2 मृदुल याद है, बस पीछे पीछे बोल रहे हो। चलो अब बताओ मैं प्रेज्यूम का कौन सा है, और कौन कौन सेक्शन थे सर? एक लिस्ट मैंने लिखवाई थी आपको उस टाइम पे। 88, 88, 89,
90, 92, 117, 119। ये सब किसके थे? मे प्रेज्यूम के सेक्शंस हैं। और शेल प्रेज्यूम के कौन कौन से थे सर? सेक्शन 2L, इसके बाद में 78 से 87, उसके बाद में 91, 93 was there? No, 93 was not there. 93 था क्या? नाइन्टी थ्री यहाँ है शायद। और कौन सेक्शन थे प्लीज? मैंने लिखवाई हुई लिस्ट पुराने नोट्स में देखी अपने, अभी नहीं है। अच्छा, कॉपी भर गई एक? अरे वाह, कितनी खुशी की बात है कि अपन एक कॉपी भर दी नोट्स लिख लिख के दैट्स अ वंडरफुल थिंग ना। हम लोग, चलिए आप लोग मेहनत करते हैं, इस बात का पता लगता है मुझे। 115, 118, ये लिस्ट हमेशा याद रखना। यहां से सीधा सवाल पूछ लेता है प्री में। सवाल कैसे आएगा कि किसमें मेरे प्रेज्यूम्शन, किसमें शेल प्रेज्यूम है, किस सेक्शन में मेरे प्रेज्यूम है, किस सेक्शन में शेल प्रेज्यूम है। ठीक है, इतने ही सेक्शंस थे। ठीक है, और कंक्लूसिव प्रूफ के कौन से थे? 35 और 116, वो लिख दिए। तो अब डॉक्यूमेंट से जो डील करते हैं प्रोविजंस, वो कौन कौन से हैं सर? डॉक्यूमेंट से डील करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे सर? डील करेंगे। एक तो 78 से 87 और एक ये वाले सेक्शन। ये सेक्शन डॉक्यूमेंट से डील करेंगे। लिखिए प्लीज, लिखने स्टार्ट कीजिए। अब लिखने का काम है बहुत सारा, समझने का काम है बहुत सारा। लिखिए, सेक्शन 78 to 93 is based upon section 78 to 93 is based upon the maxim ज्वाइन करना मृदुल। सेक्शन 78 to 93 is based upon the maxim, धारा 78 से 93, धारा 78 से 93 लैटिन भाषा की उस मैक्सिम पर आधारित है कि उस मैक्सिम पर आधारित है कि उस मैक्सिम पर आधारित है कि मैक्सिम का नाम लिखिए। ओमिनो ओमिनो प्रेजम्पटर राइट एसे एक्टा, इसका मतलब लिखिए, all acts are presumed to be rightly done, all acts are all acts are presumed to be rightly done, all acts are presumed to be rightly done। ये माना जाता है कि सभी चीजें सही ढंग से
सही ढंग से और गंभीरता से की गई है। सही चीजें सही ढंग से और गंभीरता से की गई है। ऑल एक्ट्स आर प्रेज्यूम टू बी राइटली डन, मतलब आपने ऑलमोस्ट सही काम किया है। जैसे जज साहब ने अगर कन्फेशन रिकॉर्ड किया है तो वो भी उन्होंने सही किया है। अब हम एक लिस्ट पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे क्या होता है। पैराग्राफ निकल के, बट दीज प्रेजम्पशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। पैराग्राफ निकल के, बट दीज प्रेजम्पशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। परंतु ये समस्त उपधारणाएं, परंतु ये समस्त उपधारणाएं, परंतु ये समस्त उपधारणाएं निश्चायक सबूत नहीं है। बट दीज प्रेजम्पशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, परंतु ये समस्त उपधारणाएं निश्चायक सबूत नहीं है। These are only prima facie presumptions. These are only prima facie presumption. These are only prima facie presumption. देखिए सर, डॉक्यूमेंट में अब 35 भी डॉक्यूमेंट की बात नहीं करता, ना 116 डॉक्यूमेंट की बात करता है। देखिए सर, मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता हूं, देखिए अगर आप डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग देख रहे हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट में तो डॉक्यूमेंट में सिर्फ कंक्लूसिव प्रूफ दो सेक्शंस हैं, 35 और 116, दोनों डॉक्यूमेंट से संबंधित नहीं है। तो लिखिए इसमें, बट दीज ओनली, क्या लिखा हुआ है, क्या पूरा लाइन बोलिए। But these presumptions are not conclusive proof. These are only prima facie documents. These are only prima facie presumptions. These are only prima facie presumptions. अरे मन से कुछ भी मत लिखो, मन खराब है क्योंकि आप लोगों का। लिखिए, परंतु ये समस्त उपधारणाएं, परंतु ये समस्त उपधारणाएं, परंतु ये समस्त उपधारणाएं केवल केवल न्यायालय के समक्ष, केवल न्यायालय के समक्ष, परंतु समस्त उपधारणाएं न्यायालय के समक्ष केवल प्रथम दृष्टया उपधारणा के रूप में जानी जाती है। प्रथम दृष्टया उपधारणा के रूप में जानी जाती है। प्रथम दृष्टया उपधारणा के रूप में जानी जाती है। आगे लिखिए, एंड इफ द डॉक्यूमेंट इज इनकरेक्ट, एंड इफ द डॉक्यूमेंट इज इनकरेक्ट, और यदि कोई दस्तावेज, और यदि कोई दस्तावेज, यदि कोई दस्तावेज, यदि कोई दस्तावेज, यदि कोई दस्तावेज गलत है, यदि कोई दस्तावेज गलत है, तो साक्ष्य देकर, तो साक्ष्य देकर उसे ना साबित किया जा सकता है। तो साक्ष्य प्रस्तुत करके, से लिखिए, तो साक्ष्य प्रस्तुत करके उसे ना साबित किया जा सकता है। तो साक्ष्य प्रस्तुत कर उसे ना साबित किया जा सकता है। इनकरेक्ट, एविडेंस कैन बी लेड, एविडेंस कैन बी लेड, एविडेंस कैन बी लेड टू डिसप्रूव सच डॉक्यूमेंट, एविडेंस कैन बी लेड टू डिसप्रूव सच डॉक्यूमेंट, एविडेंस कैन बी लेड टू डिसप्रूव सच डॉक्यूमेंट। आपने सर ये पढ़ा है, हमने जब मैं प्रेज्यूम और शेल प्रेज्यूम की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां पे लिखा होता ना, अनटिल एंड अनलेस इट इज डिसप्रूव्ड, लिखा होता ना, जब तक कि उसे ना साबित ना कर दिया जाए, जब तक कि उसे ना साबित ना कर दिया जाए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीस टॉपिक्स एट वेरी अर्लियर स्टेज ऑफ दीस क्लासेस। हमने शुरुआती क्लासेस में बहुत डिटेल में इनको पढ़ा था, और आप चाहो तो डेफिनेशन देख सकते हो, वहां पे लिखा हुआ है अनटिल एंड अनलेस इट इज डिसप्रूव्ड। जाके देखिए एक बार 2H और 2L में, जाके देखिए प्लीज एक बार बैरेट में 2H और 2L निकालिए। हमने वहां पे देखा है, वहां पे ये सब लिखा हुआ है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, ये सब तरफ लिखा होगा। मतलब अगर कोई पार्टी चाहे, इफ सम पार्टी वांट्स टू गिव द एविडेंसेस इन दैट रिगार्ड, सो दे कैन डिसप्रूव आल्सो, सो दैट दे कैन डिसप्रूव आल्सो। आप देखिए 2H में देखिए और 2L में देखिए, लिखा हुआ है अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड दिख रहा है आपको, और L में देखिए अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, दोनों जगह लिखा होगा। हिंदी में जब मैं आपको बताऊं, जब तक उसे ना साबित नहीं किया जाता, और हिंदी में देखिए 2L के अंदर ना साबित नहीं किया जाता। मतलब अगर पार्टी किसी डॉक्यूमेंट को, तो ये जो मैक्सिम है, ये मैक्सिम सिर्फ और सिर्फ प्राइमा फेसी कोर्ट को हेल्प करती है। ये मैक्सिम जो है, ये कोर्ट को क्या हेल्प करती है, सिर्फ प्रथम दृष्टया ही कोर्ट को हेल्प करेगी। बाद में पार्टी चाहे किसी डॉक्यूमेंट को डिस्प्रूव करना, दे कैन डू इट, they can do it by that virtue. Are you getting my point? If the party wants to prove or disprove such document, अगर कोई पार्टी चाहे, पक्ष का चाहे ना साबित करना, तो वो कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। लिखिए, सेक्शन 78 to 87, सेक्शन 78 to 87, सेक्शन 78 to 87
सेक्शन 78 to 87 and 91 are compulsory. It mean the judge is bound to raise the presumption. It mean judge is bound to raise the presumption. It mean judge is bound to raise the presumption. धारा 78 से 87, धारा 78 से 87, धारा 78 से 87 वह इकरार में एक अनिवार्य उपधारणा है तथा न्यायालय इस उपधारणा को लेने के लिए आबद्ध होंगे। पैराग्राफ में लिखिए, however the presumption under section 88 to 90 and 92 and 93 हालांकि धारा 88 से 90 व 92 व 93 के अंतर्गत it is the discretion of court that court may raise such presumptions के अंतर्गत ये न्यायालय का विवेकाधिकार होगा कि वह ऐसी उपधारणा को न्यायालय के समक्ष रख सकता है। ठीक है। सेक्शन हमने मैं प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ के ऊपर थ्योरी भी लिख ली है। हमने इस टॉपिक को ऑलरेडी वहां समझ लिया है। तो इफ एनीबॉडी वांट्स कि क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने मैं प्रेज्यूम के ऊपर, शेल प्रेज्यूम के ऊपर, कंक्लूसिव प्रूफ के ऊपर ऑलरेडी थ्योरीज डिक्टेट करा रखी है इन द अर्लियर क्लासेस। तो प्लीज जिसने क्लासेस नहीं लिए तो वो इनका नुकसान है। मैंने वहां पे डिफरेंस भी करवाए थे रिबटल और इरिबटल के अंदर, खंडनीय व अखंडनीय उपधारणा। मैंने वहां पे हर चीज बताई है, क्या प्रिजम्पशंस होते हैं रिबटल में और इरिबटल में, क्या डिफरेंस है, खंडनीय उपधारणा और अखंडनीय उपधारणा के मध्य क्या अंतर है, मैंने वहां पे सबको कराया हुआ है। तो मैं बार बार इस पे टाइम नहीं खराब करूंगा। ठीक है। एक बड़ा सा हेडिंग डालेंगे प्लीज, एक बड़ा सा हेडिंग डालेंगे, शेल प्रेज्यूम। उपधारणा करेगा। ठीक है। कॉपी को 20, 40 और 40 के रेशो में डिवाइड कीजिए। कॉपी को 20, 40 और 40 के रेशो में डिवाइड कीजिए। इधर लिखिए सेक्शन नंबर, इधर लिखिए सेक्शन, इधर लिखिए डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, इधर लिखिए प्रिजम्पशन, उपधारणा। धारा, दस्तावेज, उपधारणा, सेक्शन, डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशन। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। सेक्शन 79 क्या, सेक्शन 70 कौन सा होगा, 78 लिखिए। जी 78 जो सेक्शन है, धारा 78 है,
ये डील करेगा किससे? सर्टिफाइड कॉपी से। अगर मान लीजिए किस आपने सर्टिफाइड कॉपी दी है, अभी दिखाया था आपको सर्टिफाइड कॉपी, जैसे ये सर्टिफाइड कॉपी है कोर्ट की, ठीक है ना, एंड दिस इज अ सर्टिफाइड कॉपी, तो कोर्ट क्या मानेगा इसके ऊपर? अरे तुम कॉमन सेंस सोचोगे तो क्या मानेगा? कोर्ट सबसे पहले समझेगा ना कि सर ये जेन्यून है, करेक्ट है, ऑफिशियल कैपेसिटी में दी होगी उसने, सही है, अपने अपने जो उसके पास अपना जो प्राधिकृत पद है उसके उसके अनुरूप भी उसने दी है। ये सिंपल सी कॉमन सेंस है ना, कोर्ट भी यही समझेगा। तो डॉक्यूमेंट क्या है और कोर्ट क्या मानेगा हम इधर लिखेंगे, ठीक है ना। सेक्शन 78 पॉइंट नंबर ए लिखिए प्लीज। लिखिए, wherever certified copy, wherever certified copy, wherever certified copy given by public officer, public officer, public officer of central government and state government, wherever certified copy is given by public officer of central government और state government, जहाँ कहीं भी प्रमाणित प्रति, जहाँ कहीं भी प्रमाणित प्रति किसी लोक प्राधिकारी द्वारा, किसी लोक प्राधिकारी, प्रमाणित प्रति किसी लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी द्वारा, जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन है, जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन है, जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन है, ठीक है। अब किस पे क्या प्रिजम्पशन है उसको हम इधर लिखते हैं। पॉइंट नंबर ए लिखिए प्लीज, पॉइंट नंबर ए लिखिएगा इसमें। द कोर्ट शेल प्रिज्यूम दैट, न्यायालय उपधारणा करेगा कि, न्यायालय उपधारणा करेगा कि न्यायालय उपधारणा करेगा कि डॉक्यूमेंट इज करेक्ट, द डॉक्यूमेंट इज करेक्ट, न्यायालय उपधारणा करेगा कि द डॉक्यूमेंट इज करेक्ट, ये दस्तावेज सही है, दस्तावेज सही है, एंड गिवन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, एंड गिवन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, एंड गिवन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, और वह उसने पदीय हैसियत में, और वह उसने पदीय हैसियत में, पदीय हैसियत में, एंड गिवन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, और उसने वह पदीय हैसियत में दिया है, और वह उसने पदीय हैसियत में दिया है या प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत किया है। सेक्शन 80 में आइए प्लीज। सेक्शन 79 इंपॉर्टेंट सेक्शन है 79, ठीक है। 79 लिखिए, wherever there is any record, wherever there is any record, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी कोई अभिलेख या ज्ञापन, wherever there is any record, wherever any record और मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस, जहां कहीं भी कोई अभिलेख या साक्ष्य के रूप में ज्ञापन, या साक्ष्य के रूप में ज्ञापन, ज्ञापन which is signed by, which is signed by judge or magistrate, which is signed by judge or magistrate, which is signed by जज और मजिस्ट्रेट, जिसे 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 न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, जिसे न्यायालय सॉरी जिसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। It includes, पैराग्राफ लिखिए उसमें, it includes confession also, it includes confessionary statement also, it includes confessionary statements also, it includes confessionary statements also, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत संस्वीकृति वाले कथन भी सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत संस्वीकृति वाले कथन भी सम्मिलित हैं, जिसके अंतर्गत संस्वीकृति वाले कथन भी सम्मिलित हैं। लिखिए नंबर ए, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्यून, न्यायालय उपधारणा करेगा कि वो दस्तावेज असली है। पॉइंट नंबर ए लिखिए, न्यायालय उपधारणा करेगा कि दस्तावेज असली है। द कोर्ट शेल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्यून,
it is genuine. The court shall presume that it is genuine. न्यायालय उपधारणा करेगा कि दस्तावेज असली है. पॉइंट नंबर बी लिखिए. The court shall presume that such document is true. Such document is true. Such document is true. न्यायालय उपधारणा करेगा कि दस्तावेज सत्य है, दस्तावेज सत्य है और उसे उस परिस्थितियों में लिया गया होगा, और उसे उस परिस्थितियों में लिया गया होगा, और उसे उस परिस्थितियों में लिया गया होगा. Document is true and has taken in those circumstances, and has taken in those circumstances, and has taken in those circumstances. Point number C, and has taken in those circumstances. उस परिस्थितियों में लिया गया होगा. Point number C लिखिए प्लीज. And such evidence, statement or confession, ऐसा साक्ष्य, कथन या संस्वीकृति, ऐसा साक्ष्य, कथन या संस्वीकृति, ऐसा कथन, साक्ष्य या संस्वीकृति, such evidence, statement or confession was duly taken, ऐसा साक्ष्य, कथन या संस्वीकृति सम्यक रूप से लिया गया होगा. was duly taken, सम्यक रूप से लिया गया होगा. समझ में आई बात कि 3 उपधारणा लग जाएगी. ठीक है ना. जज साहब ने कोई चीज रिकॉर्ड करी है तो पहली उदाहरण लगेगी भैया वो जेन्युइन है, वो सच्ची बात है, और या फिर उन कंडीशंस में लिया होगा. क्योंकि कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए देयर मस्ट बी सम सर्कमस्टांसेस ना. भाई आदमी कन्फेशन ऐसे तो रिकॉर्ड करेगा नहीं, वो इनर गिल्ट में करेगा. बाद में भले से 6 महीने बाद जब ट्रायल होती है तो उसका गिल्ट पूरा खत्म हो चुका होता है. लेकिन जब उसने जस्ट ऑफेंस ही किया है तो उसका तो गिल्ट है ना. तो उन परिस्थितियों में उसने रिकॉर्ड किया तो कोर्ट समझेगा, प्रोसिक्यूशन कहेगा ना सर ही वाज वेरी अंडर द गिल्ट एट टाइम, तो एट मोमेंट ही हैज रिकॉर्डेड सच कन्फेशन. भैया उस समय आदमी को बहुत अपने अंदर एक आत्म ग्लानी थी, तो उस टाइम उसने उन परिस्थितियों में इसने वो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया. अरे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने अपनी पत्नी को मार दिया, मान लीजिए गुस्से में आके, आवेश में आके गया, वो 2-3 दिन तक तो बहुत दुखी रहा, डिप्रेस हो जाता ना आदमी. फिर बाद में जब उसको अक्कल आई, जेल वेल गया, तो उसको वकील मिले, और सबने बोला कि कोई बात नहीं, तो अपना कन्फेशन वापस ले ले. तो कोर्ट जो समझेगा इफ यू हैव गिवन द कन्फेशन, इट मींस दैट you have given in the proper circumstances. समझ में आई? तो सेक्शन 79 is very important. Section 79 is very important in that regard. Section 79 एक important सेक्शन है. सेक्शन 80 समझ में आया कि क्या सवाल आते हैं? यहाँ से जाके सवाल देखना है इनके. ठीक है ना. आप कोई सी भी बुक में देख सकते हैं, परीक्षा मंत्र में देखिए, किसी में भी देखिए आपका सिलेक्शन होना चाहिए. सिंपल सी बात है. मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सी बुक से पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो. बहुत से बच्चे कहते हैं मेरे को इंटरव्यू के टाइम पे कि सर हम और जगह पे इंटरव्यू देना चाहते हैं. इसका मतलब ये होता है कि अपना कोचिंग का बच्चा अगर कहीं इंटरव्यू देने जाएगा तो सिलेक्शन का नाम वो भी छापेंगे. जैसे एक बच्चे थे अपने पास में, तो सर मैं और जगह पे इंटरव्यू देना चाहती हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो. तो मैं तो समझता हूँ कि जाइए, आज उसी का फोटो 4 इंस्टीट्यूट छाप रहे हैं. लेकिन अगर वो बच्ची किसी को, अब वो उस बच्चे ने 2-3 बच्चों को रिकमेंड किया, जब बच्चा जज बन जाता है तो पूछते हैं ना कि कहाँ से पढ़ा है आपने, कहाँ पढ़ना चाहिए इन्हें, तो वो बच्चे रिकमेंड करते हैं जज बनने के बाद कि वो अच्छी इंस्टीट्यूट. वो बच्ची ने 2-3 बच्चों को भेज दिया अब यहाँ पे, वहाँ एडमिशन लो. लेकिन यही रिकमेंडेशन बाकी इंस्टीट्यूट को थोड़ी मिलती है. इसलिए आप जेन्युइनली मेहनत कीजिए बच्चों के ऊपर. बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम वहां भी करो, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन होना चाहिए. मुझे मतलब किस चीज से? रिजल्ट से. आप सेलेक्ट होना चाहिए यार, क्या फर्क पड़ता है. किसी को लगता है कि सर टेस्ट सीरीज में वहां की भी कर ले भाई तो सेलेक्ट हो जाएगा. हाँ सर हो जाऊंगा, बस ठीक है, मेरे को क्या मतलब है उससे, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तुझसे, तो सेलेक्ट हो जा बस. कहां से पढ़ता है, क्या करता है, वो मुझसे क्या मतलब है यार. एक बच्चे अगर मैं एज ए जुडिशियल एस्पिरेंट सोचो, अगर मैं खुद एक जुडिशियल एस्पिरेंट हूं तो मेरा भी क्या एम होता कि यार भाई सिलेक्शन होना चाहिए. इंटरव्यू आया है, जहाँ पे भी इंटरव्यू दे सकता हूँ, मॉक इंटरव्यू दे सकता हूँ, भले से ABC किसी भी कोचिंग में दूं, लेकिन भाई तू सेलेक्ट होना. तेरे लिए प्राइम फोकस क्या है? सिलेक्शन. वो बुरा मानेगा, ये बुरा, अरे कोई किसी का बुरा नहीं मानता यार. मैं खुद किसी का बुरा नहीं मानता. मैं खुद किसी का. तुम लोग सेलेक्ट होके मिलने आओ, और जब बच्चा सेलेक्ट होके चरण स्पर्श करता है, दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग. आप पागल हूं मैं इस फीलिंग के लिए. तुम बच्चे हुए तो वो आते, जब मिलने आते हैं, जब वो मिलते हैं, बहुत मतलब इतने खुश होते हैं. उनकी खुशी में मेरा जॉय डबल हो जाता है. ये जो पढ़ाने का पूरा एक्साइटमेंट है ना, जो मुझे पुश करता है
ये वो एक 2 सेकंड का जो मोमेंट होता है वो होता है। बच्चा गले मिलता है, जब बच्चा, मैं तो कराता नहीं चरण स्पर्श बच्चों से, लेकिन वो बच्चे करते दिल से, तब लगता है कि वाह, ये मकसद था जिसके लिए आपने इतनी नौकरियां छोड़ी, और ये मकसद था जिसके लिए आपने स्टार्ट किया था। दैट्स द ओनली रीजन कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड। तुम्हारा हित सबसे ऊपर है मेरे लिए। मेंस होता है तो उस टाइम पे बच्चे रात को भी फोन करते हैं 12 बजे 1 बजे, सर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, ये सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो वी आर ऑलवेज टेकिंग द कॉल्स कि चलो ठीक है बताओ क्या सवाल है। एक बच्ची थी, ओजस्विनी नाम था उनका शायद। अब वो स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, मतलब ना वो अपने कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में ही थे, और उन्होंने जस्ट मेंस के पहले अपना वो भी लिखा, उन्होंने एग्जाम भी लिखा फाइनल सेमेस्टर का, और शी इज वेरी गुड गर्ल। मेंस के लिए आए थे मेरे पास, बहुत अच्छे आंसर्स लिखती थी वो लड़की। थोड़ी सी राइटिंग में कमी थी, प्रेजेंटेशन में कमी थी। अब जब हमारे पास 30-35 दिन होते हैं हार्डली, क्योंकि बच्चा जब रिमेंस का रिजल्ट आया उसके 5-10 दिन बाद तो उसको आने में लग जाता है समय, 30-35 दिन का समय है, मैं उसके आंसर राइटिंग में कितनी इंप्रूवमेंट करा सकता हूँ। और फिर भी मैंने उसको बहुत सारे आंसर राइटिंग में इंप्रूव करवाया। मैंने उसको फोन पे लेके कुछ आंसर डिक्टेट भी कराए, कि मैंने कहा इसमें ऐसे नहीं, इसकी आंसर की शुरुआत ऐसे करो। और स्कोर उनका ठीक रहा, उनका स्कोर ठीक रहा, डिसेंट स्कोर था उनका। ऑल्दो उनका फाइनल कट ऑफ में नहीं आया, बट शी इज वेरी डिसेंट स्कोर। तो बच्चों के साथ में एक एक्स्ट्रा हार्डवर्क पुश कराता है हमें और मेहनत करने के लिए। कोई भी इंडिविजुअल बच्चा हो, देखिए मेरा हमेशा ये रहता है कि जैसे धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रही है क्लास में, और बाकी लोगों से भी अब हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी टाइम देता हूँ सबको, और मैं इनको भी डांटता हूँ ऑफिस वालों को कि अगर ये टाइम पे रिप्लाई नहीं करते बच्चों को, तो तुम्हें नहीं आता मुझे बोलो। तो लेकिन कंटिन्यूस हार्डवर्क चाहिए होता है भाई, आपके साइड से भी और मेरी साइड से भी। ये कंटिन्यूस हार्डवर्क नहीं होता तो फिर कॉपी थोड़ी बढ़ जाती क्या सर? 80 में लिखिए, wherever any document is in gadget, wherever any document is in gadget, wherever any document is in gadget, comma newspaper, and and gadget and newspaper, and has come from proper custody, and has come from proper custody, and has come from proper custody, जहां कहीं भी कोई दस्तावेज, जहां कहीं भी कोई दस्तावेज जो कि जो कि राजपत्रित, जो कि राजपत्रित, जो कि राजपत्रित, कोमा समाचार पत्र, समाचार पत्र, और और उचित अभिरक्षा से पेश किया गया हो, उचित अभिरक्षा में से पेश किया गया हो, उचित अभिरक्षा में से पेश किया गया हो, उचित अभिरक्षा में पेश किया गया हो। इधर लिखिए, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्यून, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्यून। न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि, न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि, न्यायालय उपधारणा करेगा कि वो दस्तावेज, वो दस्तावेज असली है। न्यायालय उपधारणा करेगा कि वो दस्तावेज असली है। 81, लिखिए, wherever any document in any electronic gadget, wherever any document in is in, wherever any document is in electronic gadget, जहां कहीं भी कोई दस्तावेज, जहां कहीं भी कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में है, wherever any document is in इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल गैजेट, and electronic newspaper, and electronic newspaper,
एंड इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र और 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 comes from proper custody और उचित अभिरक्षा से पेश किया गया हो लिखिए द कोर्ट शिल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्यून न्यायालय उपधारणा करेगा कि वह असली है कल पूरा सुनूंगा मैं, याद रखना 78 से लेकर फिर सुनूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कौन से सेक्शन में है, ये किसमें, वो किसमें सुनूंगा मैं, मतलब सुनूंगा। कल क्या है, शनिवार ही ना, कल तो संडे थोड़ी ना है कल, ठीक है, कल सुनूंगा मैं। लिखिए बहुत बोरिंग सा पार्ट है बट वी हैव टू फिनिश इट। न्यायालय उपधारणा करेगा कि वो दस्तावेज असली है। द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन। 82 लिखिए जल्दी से। एटू लिखिए। wherever any maps जहां कहीं भी कोई मानचित्र wherever any maps चार्ट प्लान जहां कहीं भी कोई मानचित्र या रेखांक सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए हैं wherever any maps चार्ट प्लान एक्स्ट्रा मेड बाय द गवर्नमेंट लिखिए इधर। The court shall presume that it is correct and accurate. न्यायालय उपधारणा करेगा कि वह वैसे ही हैं जैसे बनाए गए थे। न्यायालय उपधारणा करेगा कि वह वैसे ही है जैसे बनाए गए थे और शुद्ध हैं वह वैसे ही हैं जैसे बनाए गए थे और शुद्ध हैं। The court shall presume that it is correct and accurate ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोर्ट के अंदर चैलेंज किया किसी ने, सपोज कोर्ट में किसी ने ये बात चैलेंज करी है कि भैया ये जो खेत का नक्शा है ये ठीक नहीं है, पटवारी के रिकॉर्ड में ठीक नहीं आ रहा है, होता ना, जो इसमें हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, इतनी जमीन हमारी दबा ली इसने। तो जो गवर्नमेंट भाई बनाया किसने, भाई अथॉरिटी, भाई गवर्नमेंट ने बनाया ना, वो मैप हो गया, चार्ट हो गया, प्लान हो गया, वो किसने बनाया है? सरकार के अधिकारी है। पटवारी कौन है? सरकार का ऑफिसर है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर है। उसने जो बनाया है वो क्या, कोर्ट क्या मानता है, वो सही है। आप उसको डिस्प्रूव भी करते हो ना यार। ये सर पहले नहीं था, गांव के 4 बुजुर्ग लोग आ गए 80 से 90 साल के, बोला कि ये जमीन जो थी ऐसे थी। मेरे खुद के गांव की बात बताता हूँ मैं। हमारा जो खेत है ना वो ऐसे है, ठीक है ना। तो एक क्या सड़क ऐसे 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 जा रही थी। अब किसी का यहाँ पे खेत होगा, आज के बहुत सालों पहले, 30-35 साल पहले किसी का खेत होगा यहाँ पे, तो उस आदमी ने क्या किया, पंचायत में बात करके इस सड़क को ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया ताकि उससे इसका खेत बच जाए और हमारी जमीन चली जाए। अब हमारे 35-40 साल पहले यार सब पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, हाँ, बहुत संपन्न नहीं था परिवार, काफी गरीब फैमिली थी मेरी पूर्वजों की। अब उस टाइम पे जो हुआ वो हुआ, बात समझना बात। उस टाइम किसी ने क्या विरोध किया होगा, उस टाइम पे बहुत ही, मतलब बहुत ऐसी फैमिली नहीं थी कि इसका बहुत पैसा हो, बहुत ही एक आप समझ लीजिए बहुत साधारण परिवार से मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो उस टाइम पे किसी ने कुछ किया नहीं, ठीक है। लेकिन आप अगर चार्ट, मैप और प्लान देखो, अब 80 साल के, 90 साल के किसी पुराने बुजुर्ग बुला के लाऊंगा तो बताएगा ना वो कि रोड ऐसे था, कि ऐसे क्यों टर्न हो गया। कोई ना कोई तो होशियार होता ही ना गाँव में, नहीं होता।
अब हो गया जो हो गया, लेकिन जिस हमारी जमीन जो दबी इधर, अब जो जमीन इसने अपनी बचाई, आज बताता हूँ मैं तुमको कुदरत का नियम। जो जमीन इसने बचाई, आज के परिवार में एक भी कोई नहीं है, मतलब मेल कोई भी रही है, इसके परिवार में कोई जमीन संभालने वाला भी नहीं है। और जो जमीन इधर आई ली थी ना सर, ये जमीन अब क्या है, नाला बना दिया इसको गवर्नमेंट ने। क्या बना दिया इसको? नाला। सड़क के किनारे होता है ना नाला, वो बना दिया इसको। अब आप सोच लीजिए कि भैया भगवान की लाठी जो होती है ना, वो होता है। देखो आप जितनी डेढ़ होशियारी पाओगे दुनिया में, सर इस जीवन का एक फंडा हमेशा याद रखिएगा, आप अगर बहुत होशियारी लगाते हो कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मेरे को मल्टीपल बच्चों से डीलिंग होती है मेरी। बच्चा बहुत होशियारी ज्यादा लगाता है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होशियारी, कि नहीं मेरे को, जैसे जैसे अब मेरे पास कोई बच्चा आता है तो उसका उसका काम है वो तो प्रीवियस रिजल्ट पूछना, ये होशियारी नहीं है उसकी। होशियारी कहाँ लगाता है सर? 2 सब्जेक्ट आपसे पढ़ने और फिर 2 सब्जेक्ट उधर पढ़ने। मैंने कहा ऐसे में नहीं पढ़ाता। फिर कहता है सर हिंदी इंग्लिश के लिए कौन मास्टर है? मैंने कहा एक मैम है वो पढ़ाती है। अच्छा तो सर उनका रिजल्ट क्या है, उन्होंने क्या किया हुआ है? मैंने बोला उन्होंने 5 आरजेस के इंटरव्यू दिए हुए, 3 गुजरात के, 2 सीबीआई के और 2 एनआईए के भी इंटरव्यू दिए हुए, और अभी वो जॉब करते हैं। उनकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं और उनकी लाइव क्लासेस भी करवाता हूं मैं जब एग्जाम होती है। अगर फिर भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, तो फिर वो उसकी सरदर्दी भाई, वो अपना इतने इतने एडवांस बच्चे मुझे नहीं चाहिए। जैसे मेंस के टाइम पे अभी एक इंटरव्यू था ना सर, वो इंटरव्यू थे आरजेस के, एक मैडम थी दिल्ली की, उनका मेरे पास फोन आया तो उन्होंने आधे घंटे तक मेरी ही काउंसलिंग कर ली। टीम ने फोन दे दिया मेरे को, सर आप बात करो, मैडम बहुत सवाल पूछ रही हैं। तो उनको ज्यादा वो लो बैकग्राउंड थोड़ी ना मेरी टीम का, उनको लगता है कि कोई लीगल क्वेश्चन होता है तो सर से बात कराता हूँ। मैं क्लास खत्म करके वहां गया, आधे घंटे उसने मेरी काउंसलिंग कर दी। अच्छा कहाँ कहाँ के इंटरव्यू दिए हैं आपने? अच्छा कहाँ कहाँ के मेंस लिखे हैं आपने? अच्छा कहाँ कहाँ के आपका वो है, कहाँ नौकरी करते थे, कौन सी ईयर में नौकरी करी है, कहाँ पे क्या किया है? मैंने बोला मैडम आपको किस में एडमिशन लेना था? इंटरव्यू के लिए आना था सर। मैंने बोला मैडम मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपको लेने में। मैं फिर हाथ ही जोड़ लूंगा भाई, तू अभी जब एडमिशन नहीं लिया है, जब तू मुझे कुछ 1000-1100 रुपए पे कर देगी इंटरव्यू के लिए, तो सोच तू मेरे सर पे कितने बड़ा लाइबिलिटी का बोझा डाल देगी। एक मैडम और, क्या बोलूं मैं, एक मैडम और, सर मुझे पेपर्स तो चाहिए आपसे, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे नहीं ईमेल पे चाहिए। किस पे चाहिए? ईमेल पे। मैंने बोला ठीक है मैम, हम वैसे भी कंप्यूटर पे पेपर बनाते हैं तो ईमेल करने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है 10 पेपर है आपके, तो एक आधा पेपर या 2 पेपर ऐसे होते हैं कि आप दिमाग से स्किप आउट हो गए कि यार आपको मेल करना था पर आपने नहीं किया। मैं व्हाट्सअप मैम नहीं चलाती, टेलीग्राम पे शी इज नॉट ऑन टेलीग्राम, शी इज नॉट ऑन व्हाट्सअप, वो सिर्फ मेल पे मेल करो उनको, वो फिर वो पेपर पढ़ेंगे और उससे सोल्व करेंगे। हमने फिर भी पेपर दिए, लेकिन अब 1-2 पेपर छूट जाएंगे तो फिर मैडम का फोन आया कि सर अभी भेजिए आप मुझे तुरंत। तो पर्सन्स हु आर कंसिडर देयर फैकल्टीज एज ए मैटर ऑफ राइट, कि नहीं हमारा अधिकार है, तो फिर हम उनको भी प्यार से कहते हैं ठीक है मैम, वो थोड़ा सा हम कहते हैं टीम को, लेकिन वो मिस्टेक हो जाती है और हो जाता है कभी कभी ऐसे, बट आप प्लीज एक मैसेज ड्रॉप कर देते या रिमाइंड करवा देते मुझे। सो द थिंग इज, अगर आप बहुत होशियारी लगा रहे हो ना जीवन में, भगवान देखिए इसका सिंपल सा फंडा है, कभी भी बहुत होशियारी मत लगाइए जीवन में। आपको मेहनत करनी है, किसी के ऊपर आप, जैसे कोई बच्चा मेरे को बोलता भी है, जैसे मैं जहाँ पहले पढ़ाता था वहां से भी बच्चों का फोन आता था मुझे पहले कि सर हम चाहते तो आपके पास पढ़ना है पर फीस की व्यवस्था नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए, आराम से पे कीजिए, धीरे धीरे पे कीजिए, लेकिन पढ़िए। जो बच्चा कहता है सर मैं यहाँ पढ़ूँ या वहां पढ़ूँ, मैंने बोला जहां भी पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो। अगर आप किसी को अपना मेंटर या गुरु मान रहे हैं, उसको अपना ईमानदारी से गुरु मानिए, तभी आपको प्रतिफल मिलेगा, तभी आपको कंसिडरेशन प्राप्त होगा लाइफ में। तो ऑनेस्टी रखिए सबसे पहले तो, खुद से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से। जिस दिन आदमी 3 लोगों से ऑनेस्ट रखना सीख जाएगा वो सफल बन जाएगा। एक खुद से ऑनेस्टी रखनी है आपको कि मेरे को इतना पढ़ना है, एक पेरेंट्स से ऑनेस्टी रखनी है, पेरेंट्स को कभी झूठ नहीं बोलना। आप अगर उनको बताते हो कि सर पूछा कि इतना घंटा पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आप उनको बताइए। और एक टीचर से, ये 3 लोगों से अगर आपने ईमानदारी रख ली तो आप सफल हो जाएंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपका कोई भी और गुरु भी हो सकता है, मैं अपनी ये भी कह कि मुझे गुरु बनाऊं, मैं इस लायक भी नहीं हूं अभी, बहुत उम्र बहुत नहीं हुई है मेरी, 50 नहीं हुआ हूं मैं भी। बट द थिंग इज,
अब आप खुश करने के लिए बोल देते हो, बट द थिंग इज आप बस मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो भगवान ईमानदारी से देता है। तुम अगर बहुत होशियारी लगाओगे और डेढ़ होशियारी से काम करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। आप जितने हम्बल हैं, आप जितने पोलाइट हैं, भगवान उतनी जल्दी सफलता देगा आपको। कुछ लोग हम्बल होते हैं, पोलाइट होते हैं, सफलता मिलने में देरी होती है, लेकिन ये लो फील्ड है सर, सफलता देगा ऊपर वाला। और वो आपको इतनी सफलता देगा ना कि आपसे संभलेगी नहीं वो सफलता। हम्बल रहिए, पोलाइट रहिए, मेहनत कीजिए, सफल होइए जीवन में, और वो ही अपना ध्येय बना लीजिए, उद्देश्य बना लीजिए। ईमानदारी रखिए खुद के साथ। चलिए यार, सो वी हैव डन सेक्शन 82, 84। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है यार। आज मेरे को करवाना है तो है यार, अब मैं क्या बोलूं। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, हम थोड़ा सा सीपी से ज्यादा खींचेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।